नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ सेट 2024 हो चुका है। उसका पार्ट 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लिए होंगे। मैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूं। अब सबकी डिमांड थी पेपर 2 का, जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का पेपर है, उसका पार्ट 2 सॉल्यूशन जो 51 to 100 तक होना चाहिए, वो भी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़्यादा व्यर्थ की बातें नहीं करता हूँ और शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बहुत जल्दी, ताकि आपको जो भी इंतज़ार है आपका 51 to 100 तक का काउंट करने के लिए, उसके लिए आप अब इंतज़ार ख़त्म कर लीजिए। और काफ़ी जल्दी व्यापम भी अपना आंसर की जारी कर देगा, जिससे आपको और कंफर्म पता चल जाएगा क्या आंसर है, कौन से क्वेश्चन ड्रॉप्स हो रहे हैं ना, किस में आपको बोनस मिल रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक टेंटेटिव आंसर की मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, जो मैंने सर्च किया, जो मुझे मिला है उस तरह से। ठीक है, तो एक टेंटेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 का क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, TQM इज है ना, अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऑप्शन बी रिसर्च मेथड, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऑप्शन डी इवैल्यूएशंस मेथड। और देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो TQM क्या है, पूछ रहा है दीर्घकालीन सफलता के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी कहता है अनुसंधान विधियां। ऑप्शन सी कहता है दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रबंधन दृष्टिकोण। ऑप्शन डी कहता है मूल्यांकन विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, TQM अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नाम में ही मैनेजमेंट छुपा हुआ है। आप सही आंसर ऐसे ही पा सकते हैं। TQM TQM जो किससे रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का जो काम होता है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन पे क्या दिया है देख लेते हैं। 52 नंबर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्या नहीं है, अरेंज करना है आपको। ठीक है, एक बार जूम कर देता हूँ। तो देखिए, पुस्तक चयन प्रक्रिया को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना, अकॉर्डिंग द बुक सेलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑप्शन ए टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई यूजर्स नीड, ऑप्शन डी टू रिव्यू पब्लिशर्स कैटलॉग, ऑप्शन ई प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर, ऑप्शन एफ रिसीविंग ऑफ बुक्स। हिंदी में जान लो एक बार, निधि की उपलब्धता की जांच करना, ऑप्शन बी पुस्तकों की सूची तैयार करना, ऑप्शन सी उपयोगकर्ताओं की पहचान करना, ऑप्शन डी प्रकाशकों की सूची में समीक्षा करना, ऑप्शन ई क्रय आदेशों की तैयारी, और ऑप्शन एफ पुस्तकों की राशि। ठीक है, इससे बढ़ते क्रम में हमको अरेंज करना है। ये जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको, आप देखे होंगे कॉमन सा चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने आते हैं, जो भी आपके पास आते होंगे, पहले आपको क्या करते हैं, कैटलॉग दिखाते हैं। ठीक है ना, कैटलॉग दिखाने के बाद ही आपको सजेशन देते हैं। आप उनको सजेशन देते हैं कि हाँ मुझे ये किताब ठीक लगेगी, या ये मटेरियल या ये सामान अच्छा लगेगा, तब उससे आप उस सामान के और डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए टू रिव्यू पब्लिशर्स कैटलॉग, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है केवल बी में। ठीक है, अब आगे को भी मैच करते हैं ताकि सही हो रहा है कि नहीं ये भी जानना ज़रूरी है। तो पहले में हमने देख लिया क्या, पब्लिशर के कैटलॉग को हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है, आइडेंटिफाई यूज़र नीड। अब देख सकते हैं यूज़र की आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से हमको और कौन कौन से कैटलॉग पब्लिशर से कांटेक्ट करना पड़ेगा वो देखेंगे। तीसरा है क्या क्या किताब चाहिए, यूज़र का नीड पता चला तो हम किताबों की सूची बनाएंगे। ठीक है, चौथा क्या है भाई, चौथा क्या हमारे पास कितना फंड है ये देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा क्या है, परचेस ऑर्डर बनाना पड़ेगा, एक ऑर्डर का कॉपी बनाना पड़ेगा आपको कि कितना किताब चाहिए, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पब्लिशर से मंगाना है। फिर लास्ट प्रोसेस होगा आपका, किताब आपके पास रिसीव हो जाएगा, है ना, ऑर्डर देने के बाद रिसीव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 52 के बाद हम 53 पर आते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है ना, इनको भी मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ए में दिया है अब्राहम मैस्लो, FW टेलर, हेनरी फेयोल और डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, यहाँ इधर दिया हुआ है उसके कॉलम 2 में, पहला है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन बिहेवियर, तीसरा नीड थ्योरी, चौथा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपने मेरा ट्रिक सुना होगा कि फिर वो साइंटिस्ट जो है वो टेलर बन गया, है ना, या फिर वो टेलर जो है वो साइंटिस्ट बन गया, अर्थात FW टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये ट्रिक अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हमको जो पता है उसको टिक लगाते हैं। ठीक है, FW टेलर, बी का कौन है भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बी का फोर्थ किस में देख लीजिए, बी का फोर्थ केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे है। हमको जो पता है, जो रेयर नहीं है, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए बी एक ही ऑप्शन पे है,
और चाहो अब्राहम मैस्लो को तो भी आप डायरेक्ट आंसर पा सकते हो। अब्राहम मैस्लो का है नीड थ्योरी, है ना, तो यहाँ ए का थर्ड भी अगर लगाते हैं सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो अब्राहम मैस्लो नीड थ्योरी दिए हैं, ठीक है। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं। हेनरी फ्योल जो है वो क्या दिए हैं, ह्यूमन बिहेवियर दिए हैं। और डगलस मैकग्रेगर जो हैं वो क्या दिए हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले परीक्षा में मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं तो क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। अब्राहम मैस्लो नीड थ्योरी, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पे। 54 नंबर पूछा है द पर्ट, है ना, द टर्म पर्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, शब्द PERT मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको जानना अवश्य है, जरूरी है, बिना इसके कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है हमारे एग्जाम में। तो पर्ट का पूरा नाम सबसे पहले आपको पूछा जाएगा तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। सबसे पहली बार हम जो जानते हैं और किताबों में जो मिलता है वो US नेवी के द्वारा दिया गया है, सबको यही पता है। यहाँ पास ऑप्शन नहीं है US नेवी, आप चाहो तो ऐसे भी अलग कर सकते हो। देखो SR रंगनाथन जी इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। मेलविल डेविस साहब भी इनसे रिलेटेड नहीं है। हेनरी फ्योल मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक क्लार्क है, लेकिन हेनरी फ्योल आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो कहीं पर भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पर हेनरी फ्योल का नाम नहीं आता है। बच्चा एक ही ऑप्शन चार्ल्स E क्लार्क। इस तरह से जो बच्चे लगाए होंगे वो तो सही लगा लिए होंगे, लेकिन ओरिजिनली भी जानना ज़रूरी है ना। 1958 में पर्ट डेवलप हुआ था, कब हुआ था भाई, 1958 में। किसके द्वारा, तो चार्ल्स E क्लार्क के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, थ्रू US नेवी के कहने पर, ठीक है। US नेवी दोनों आंसर होता है, अभी आपका US नेवी पूछता है बार बार, यहाँ पर नाम पूछा है तो चार्ल्स E क्लार्क, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द अजर्सन एंड रीजन, है ना, नीचे अजर्सन रीजन दिए हैं, आपको सही आंसर बनाना है। तो अजर्सन है द रिव्यू ऑफ एक्विजिशन पॉलिसी ऑफ द लाइब्रेरी इज नेसेसरी इन द मॉडर्न डिजिटल एरा। अभिकथन ये कहता है आधुनिक डिजिटल युग में पुस्तकालय की अधिग्रहण नीति की समीक्षा आवश्यक है। रीजन बोलता है वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल, विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री क्या है भाई, उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता है? अगर पता है तो बिल्कुल बताइए। देखिए मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर जो अजर्सन रीज़न वाले हैं थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए कि जो दोनों अजर्सन और रीज़न है वो दोनों क्या होंगे भाई, ट्रू होंगे, ठीक है। तो इसका जिन्होंने सी लगाया होगा एक तरह से मान सकते हैं कि सही आंसर हमने लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 56 नंबर, हु कॉइन्ड द टर्म MBO। सबसे पहले तो आपको MBO का पूरा नाम पता होना चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। केवल एक वर्ड में आंसर है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया, तो किसने दिया था भाई, पीटर ड्रकर ने, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने। तो 56 का ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर, आइडेंटिफाई प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इन द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। देखिए पार्ट से फिर एक क्वेश्चन आ गया है ना। यहाँ हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा जो है समीक्षा जो है उन तकनीकों की पहचान करना है। ऑप्शन ए है आपदा प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन बी परियोजना प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन सी योजना और समय निर्धारण में मदद, ऑप्शन डी कार्यों का समन्वयन, है ना। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, हेल्प इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग टास्क। ये B, C, D जो है इसके करेक्ट आंसर होने चाहिए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट टूल नहीं है तो B और C, D कहीं है तो ये है C ऑप्शन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल इन द लिस्ट ऑफ गिवन बिलो, है ना। नीचे दी गई सूची में हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांतों की पहचान करिए। तो हेनरी फ्योल ने कुल कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, कितने सिद्धांत दिए थे, तो 14 प्रिंसिपल दिए थे। हर 14 प्रिंसिपल को हर व्यक्ति को नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर हम जो देखते हैं 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, अर्थात A डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन B यूनिटी ऑफ कमांड और ये C जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हम 14 उस प्रिंसिपल हैं उसमें पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशंस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C जिसमें हो वो सही आंसर है। किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर C में है A, B, C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कार्यों का विभाजन, कमान की एकता, अधिकार और उत्तरदायित्व हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर की क्वेश्चन पे। 59 नंबर का क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसने दिया है, कब दिया है ना, 1969, 1970, 1971 और 1972। तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कब आया था, 1970 पे। ये भी याद रखना, पूछा जाता है किसने दिया था। तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसी को अगर पता होगा तो कमेंट करिए किसने दिया है, अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी लोगों को भी पता चलेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट के ही टर्म्स को अरेंज करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्ट आया था 1957 में, सिक्स सिग्मा आया था 1986 में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आया था 1954 में और जीरो बेस्ड बजटिंग आया था 1970 में। अब यहाँ जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए बोला गया है बढ़ते क्रम में। ठीक है, इवोल्यूशंस के आधार पर, तो ये मुझे डाउट लग रहा है ना। अगर ऐसे देखते हैं बढ़ने के अनुसार, तो सबसे पहले कोई आता है तो वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक में दिख रहा है हमको। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बाद आता है क्या, पर्ट आता है 1957। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बी क्या है भाई, सिक्स सिग्मा है ना। लेकिन सिक्स सिग्मा नहीं आएगा, सिक्स सिग्मा का ईयर जो है वो 1986 है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है 1970 में आया था। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, बी दो ऑप्शन तक सही मैच करता है, तीसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो सकता है हम सबको डिलीट करके बोनस मिल जाए। ठीक है, हो सकता है, कंफर्म नहीं कहते हैं। व्यापम जब आंसर की जारी करेगा तब सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो 60 नंबर का क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क ही लगा देना सही लगता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 60 के बाद 61 देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, है ना। ये भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन में असर्शन कहा गया है वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा थेफ्ट, है ना। कहता है डेटा चोरी के लिए वायरस उत्तरदायी है। एंटीवायरसेस कैन अरेस्ट डेटा थेफ्ट, है ना। एंटीवायरस डेटा चोरी को रोक सकता है। असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं। जितना हम मुझे समझ आया इस वायरस से रिलेटेड, है ना। तो जिन्होंने बी लगाया होगा, हो सकता है 90% सही चांसेस हैं इसके सही होने के। फिर भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं वो जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगा तब देखेंगे। ठीक है, फिर भी जिन्होंने बी लगाया होगा संतुष्ट रहिए कि सही आंसर की ओर हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑक्योरेंस ऑफ इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल, है ना। बढ़ते कालक्रम की घटना के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वेब 3.0 और डीएनएस और वेब ब्राउज़र और ईमेल, है ना। तो देखिए यहाँ पर वेब 3.0 कब आया था, किसी को पता है। वेब 3.0 आया था 2001 में। ठीक, किनके द्वारा आया था, सब जानते हो उनको, टिम बर्नर्स-ली साहब का नाम सुने हैं, तो याद रखिएगा 2001 वेब 3.0। डीएनएस जो है वो 1983 में आया था। कब आया था भाई डीएनएस, 1983 में। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग 1983 डीएनएस आया था। कब, 1983 में। वेब ब्राउज़र का नाम सुने हैं, वेब ब्राउज़र आया था 1990 में। किसके द्वारा, तो हमारे भैया हैं टिम बर्नर्स-ली, उनके द्वारा। ठीक है, ईमेल पूछा जाता है केवल सिंगल वर्ड में। लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईमेल सबसे पहली बार किसने दिया था, तो रे टॉमिल्सन ने दिया था। किसने दिया था भैया, रे टॉमिल्सन ने। कब दिया था, तो 1971 में दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईमेल आएगा 1971, जो कहीं पर किसी ऑप्शन में और 1970 के रेंज का नहीं है। तो देखिए आप कहीं पर डी दिख रहा है, डी केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे है, तो डी सबसे पहले आएगा। ठीक है, आगे मैच कर लेते हैं हम। डी के बाद आएगा बी 1983। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, सी 1990। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आएगा, वेब 3.0 2001। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन। ये भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। इन द प्रेजेंट डिजिटल एरा इंटरनेट रिप्लेसेस द लाइब्रेरीज। रीजन है ऑल द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर सपोज टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट ने पुस्तकालयों की जगह ले ली है। रीज़न है सभी सूचना संसाधन इंटरनेट पर उपलब्ध होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। ठीक है ना, असर्शन और रीज़न दोनों क्या है, फॉल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के क्वेश्चंस पे। 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है इंक्रिप्शन इज क्या है। देखिए आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे तो इंक्रिप्शन कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो जो नहीं है उसको हटा देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इंक्रिप्शन किसी भी प्रकार का हार्डवेयर नहीं है। इंक्रिप्शन किसी भी प्रकार का वेब सर्वर नहीं है। तो हमारे पास बचा एक ही बचा, जो उसको हम लगा देते हैं सही आंसर, न्यूमेरिक टेक्निक्स टू ट्रांसफर डेटा इनटू अ कंफ्यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। न्यू बाइज क्या है, न्यू बाई अ पर्सन हु रिसेंटली ज्वाइन द मेलिंग लिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 65 के बाद हम आते हैं 66 पे। 66 पे फोर्ट्रन पूछा है, क्या है, तो फोर्ट्रन क्या है भाई, किसी को पता है? तो देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर तो नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर कमर्शियल यूज़ नहीं है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रन। जो भी कंप्यूटर के बेसिक पार्ट पढ़े होंगे, बेसिक नॉलेज पढ़े होंगे, उनको ज़रूर पता होगा कि फोर्ट्रन एक लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड। कंप्यूटर का मेमोरी को किससे मेज़र करते हैं, तो बाइट से मेज़र करते हैं। ठीक है,
ये तो छोटे बच्चे लोग भी जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन किलो kbps और बाइट्स में थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है, 68 देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 68 में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर सब्जेक्ट गेटवे, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट गेटवे हैं। गूगल, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, LIS गेटवे, नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम, है ना। ये 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, लेकिन BCD जो है ये सही आंसर होना चाहिए। गूगल तो सब्जेक्ट गेटवे के अंदर नहीं आता है, फिर भी ये थोड़ा सा डाउटफुल है। फिर भी जो भी BCD लगाए होंगे हो सकता है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन एकदम बेसिक सा इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द लिस्ट गिवन बिलो, है ना। इसमें जो जितने भी नाम दिए हैं, C, फोर्ट्रॉन, कोबोल और फ्लोचार्ट, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहचानना है आपको। तो C तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोबोल, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABCR करेक्ट। कहीं है ABCR, किस पे भाई ABCR, ऑप्शन नंबर C में ABCR है। ठीक है, तो ABCR है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AC, ऑप्शन नंबर C होगा ABC। ठीक है, 70 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन पे हमको मैच द फॉलोइंग्स करना है। ठीक है, कॉलम 1 में दिया है विंडोज़, ऑप्टिकल माउस, प्लॉटर और रैम। ठीक है, कॉलम 2 में दिया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी एकदम क्लास 1 वाला क्वेश्चन है। अगर आप केवल विंडोज़ को मैच करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। देखते हैं मैच करके। ठीक है, विंडोज़ को हम किससे मैच करते हैं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना। तो A का 4th एक ही ऑप्शन पे है, आप डायरेक्ट आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर आगे भी मैच करते हैं। ठीक है, B ऑप्टिकल माउस क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर एक प्रिंटर का टाइप है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, रैम क्या है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। इस तरह से ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन में। 71 नंबर का क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग्स है। ठीक है, ये क्या करना है भाई, हमको मैच करना है। किनसे मैच करना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया और उसके फाउंडर्स दिए हैं। तो रिसर्च गेट, एकेडमिया एजुकेशंस, है ना, लिंक्डइन और X, जो अभी X वर्तमान में जो X है वो पहले ट्विटर था। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ट्विटर लगभग जो जानते होंगे। मेरे प्रीवियस वाले क्लास में जो ट्विटर के बारे में सुने होंगे, इसमें जो क्वेश्चन पेपर मैंने पहले अपलोड किया हुआ है उसमें ट्विटर के बारे में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला हुआ है। जो प्रीवियस छत्तीसगढ़ सेट का पेपर है उसमें मैं ट्विटर के बारे में भी चर्चा किया हूँ। जो वीडियो देखे होंगे वो बहुत अच्छे से बना लिए होंगे। ठीक है, तो ट्विटर केवल जैक डॉर्सी सर को एक मैच करेंगे तो हमको सही आंसर मिल जाएगा। कोशिश करते हैं। देखिए D का 3rd कहीं दिया है तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे दिया है, वो है ऑप्शन नंबर B। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखे होंगे, अगर अच्छे से देखे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर है, थोड़ा देखे होंगे तो गैस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास कुछ खोजने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको एक X ट्विटर पता है। ट्विटर सबसे पहले जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, है ना, और नो ग्लास, इवाम विलियम्स, ये 4 व्यक्ति दिए थे। हमने जैक डॉर्सी का नाम बस सुना है, जाना है, बताया है मैंने, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताया था। कम से कम जैक डॉर्सी जिनको पता हो वो सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर देख लेते हैं एकेडमिया का कौन है भाई, तो एकेडमिया का रिचार्ड प्राइस है। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन का कौन है देख लेते हैं, C का 2nd है ना, रेड हॉफमैन, और D का 3rd। तो हमने लगा लिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 71। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टफ सेफ क्लॉकॉस अ डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, ऐसी क्लॉकॉस होता है, प्रिटिको होता है, ठीक है, डोरिया होता है, ये जो शब्द हैं सब डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड शब्द हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को डिजिटल प्रिजर्वेशन पर एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, बहुत जल्दी। ठीक है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ, वो मिलेगा बिल्कुल अगस्त में। जो नेट होने वाला है उसमें पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आजकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जिसने टिक किया होगा बिल्कुल सही आंसर है। ये आया था, ये जो प्रोजेक्ट था ये 1999 में चालू हुआ था, 1999 में। किनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जो डेविड S रोसेंथल और विक्टोरिया रिच के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मैं क्लॉकॉस बताऊंगा आपको, ठीक है, प्रिटिको बताऊंगा, डोरिया बताऊंगा। बहुत सारे डिजिटल प्रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट हैं जिस पर गवर्नमेंट काम करती है, ये इंटरनेशनली लेवल कार्य करते हैं। इन पर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको डिजिटल प्रिजर्वेशन का वीडियो मिलेगा। और वीडियो अगर चाहिए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। हु इन्वेंटेड द टर्म डीप वेब, है ना। डीप वेब शब्द की आविष्कार किसने किया है, उत्पत्ति किसने किया है, तो किसने किया है भाई, देखिए इसकी उत्पत्ति की है माइकल के बर्गमैन। ठीक है,
आप याद रखिएगा माइकल के बर्गमैन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कब दिए थे डीप वेब? तो 2001 में। देखो वेब दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पता होगा, आप लोग सुने भी होंगे, है ना। हम जो देखते हैं वो सरफेस वेब है, एक डीप वेब होता है। सरफेस वेब को ही डीप वेब कहते हैं। एक डार्क वेब होता है। डार्क वेब के बारे में आप लोग न्यूज़ वगैरह में बहुत देखते होंगे, सुनते होंगे, है ना। तो डार्क वेब तो हम यूज़ करते नहीं। हम गूगल में जो चीज़ देखते हैं वो केवल और केवल 3 से 4% होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल के बर्गमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर अचीविंग 100% सेटिस्फैक्टरी रिट्राइवल इफिशियंसी। ये क्या है? असर्शन है। रीजन क्या है? देयर सर्चिंग मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, हिंदी में क्या हो सकता है? हिंदी में क्या है भाई, इसका देख लो आप, है ना। कोई भी सूचना पुनर्प्राप्ति जो है तंत्र नहीं है जो 100% संतोषजनक पुनर्प्राप्ति क्षमता को प्राप्त करे। रीजन है सूचना पुनर्प्राप्ति तंत्र को खोज तंत्र को परिवर्तित होते रहता है। तो इसका सही आंसर मुझे जो लगता है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका जो भी डी लगाए होंगे 95% सही होगा। 5% चांसेस है कि वह हम चेंज कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के क्वेश्चंस पे। ये भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है? बिफोर इंडक्टिंग लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ट्रेन देम विथ IT एंड अदर स्किल्स। अर्थात पुस्तकालय व्यवसायियों को व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य कौशल में प्रशिक्षित होना चाहिए। रीजन है पुस्तकालयों में कार्य की उत्पादकता में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर क्या है? ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ JSON अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म JSON का, है ना। यह लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है JSON। ठीक है, तो जिन्होंने सी लगाया होगा उनका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पे। 77 नंबर का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग डेट्स, है ना। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी कब आया था? किसी को पता है? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आया था 2009 को। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप कहीं पर। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी से एक क्वेश्चन आना रहता है और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 2009 में वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आया था और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था वो प्रोजेक्ट था गुटनबर्ग। ठीक है, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग माइकल एस हार्ट के द्वारा चालू किया गया था 1971, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद माइकल, देखिए प्रोजेक्ट गुटनबर्ग से भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट आर्काइव आया था 1996 में और ओपन लाइब्रेरी जो है वो 2006 में आया। तो ये सब डेट आप लिख के रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले परीक्षा में आपके काम आए और परीक्षा में फिर से पूछा जाए। ठीक है, तो 2006 ओपन लाइब्रेरी, इंटरनेट आर्काइव 1996 और प्रोजेक्ट गुटनबर्ग 1971 और वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी 2009। अब हमको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लो भैया, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग आएगा। ठीक है, गुटनबर्ग के बाद क्या आएगा? 71 के बाद 96, अर्थात इंटरनेट आर्काइव। उसके बाद आएगा डी ओपन लाइब्रेरी, उसके बाद 2009 में वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 77 का जिन्होंने डी लगाया होगा उनका सही आंसर है बिल्कुल एकदम। आगे बढ़ जाइए 78 देखते हैं। 78 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ द फेमस सर्च इंजन गूगल। सर ये क्वेश्चन NTA नेट से कॉपी पेस्ट हो गया है बिल्कुल एज इट इज़। एक बार नेट पे पूछा गया है, ईयर कंफर्म याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है ना, उसमें पूछा गया है। तो ये ऑप्शन तो सबको पता होगा और इसका आंसर भी सबके सब जानते होंगे लगभग, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बी और सी का सही आंसर होगा, लेरी पेज और सर्जी ब्रिन, है ना। सर्जी ब्रिन के द्वारा, दोनों के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था भाई? किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। 1998 हमारे लाइब्रेरी साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल सर्च इंजन कब आया था। मैच करना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना रहता है। तो गूगल सर्च इंजन लेरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा बी और सी आर करेक्ट। तो जिन्होंने सी लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। ये मैं बहुत खोजा हूँ, मुझे सही आंसर तो मिला नहीं है, लेकिन एक नाम मुझे मिल रहा था जो रिसर्च पेपर मैं देख रहा था वो। ठीक है, तो ये 5 टियर मेटा डेटा कैटेगराइजेशन में इस व्यक्ति का नाम दिख रहा था मुझे।
दो चार रिसर्च पेपर जो मैंने देखे हैं उसमें, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिल रहा है। तो जिन्होंने बी लगाया होगा हो सकता है 80% सही हो, 20% रॉन्ग हो, ठीक है। आंसर किया आएगा तब पता चलेगा। तो जिन्होंने बी लगाया होगा वो सही के साथ चलेंगे। 79 है ना, एल डेम्पसी एंड आर हेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन पे। 80 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखिए, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज क्वेश्चन आ गया। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, है ना। वर्ल्ड डिजिटल पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा शुरू किया गया था, क्या इनका देख रेख है, आपको पता है किसी को तो कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और यूनेस्को, अर्थात बी और डी कहीं पर है। बी और डी ऑप्शन नंबर डी में है, बी और डी। बी और डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 का डी जिन्होंने लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व, है ना, ऑब्जर्वेशन, कन्फर्मेशन, थ्योरी और हाइपोथेसिस। अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, उस रिसर्च का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आता है थ्योरी, ठीक है। ये देखिए डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहला सी होगा, उसके बाद दूसरा जो आएगा वो डी होगा, तीसरा जो आएगा बी होगा और चौथा जो आएगा ए होगा। इस प्रकार से 81 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 का सही आंसर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पे। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैचिंग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैचिंग आपको रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि रिसर्च आजकल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 82 हम जब देखते हैं 82 के बारे में, तो इसका फर्स्ट का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आता है, ठीक है। सेकंड का जो है बी का, उसका आंसर नंबर सेकंड आता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर बी में ही ए का 4th है, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 82 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें कॉमन सी चीज़ है, जो लाइब्रेरी साइंस अच्छे से पढ़ रहा होगा उनको पता है, ठीक है। एन वीवो जो है डिजिटल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, वॉस वीवर जो है डिजिटल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब जो है डिजिटल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एंड नोट नहीं है। एंड नोट के बारे में लाइब्रेरी साइंस का हर एक व्यक्ति जानता होगा। एंड नोट क्या है भाई, एंड नोट किसी को पता हो तो कमेंट करो, बहुत ईजी है, जानते होंगे आप लोग जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है पूछा है, तो एंड नोट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन पे। 84 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक सांख्यिकीय परीक्षण है। तो कौन सा है भाई, इसका सही आंसर होगा ए, बस नहीं है बाकी सब है, ठीक है ना। तो ए नहीं है, बी, सी और डी है। तो कहीं पर है बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। विच अमंग द फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज अप्रोच आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धतिगत दृष्टिकोण व्यक्तिपरक प्रकृति के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। अर्थात केस स्टडीज़, एथनोग्राफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, रिसर्च आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च दोनों पेपर में आता है, हो सकता है रिसर्च पढ़ो तो दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे बन जाए आने वाले समय में, ठीक है। तो ए, बी और डी इसके सही आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पे। 86 नंबर का क्वेश्चन है वो अजर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अजर्सन कहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट मेकअप अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डॉक्टरल थीसिस। रीजन है देयर प्रीवियस एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल आर डाइवर्स, ठीक है। अर्थात ये कहता है, हिंदी में एक बार समझ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र डॉक्टरल शोध प्रबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। रीजन जो है उनके पिछले शैक्षणिक अनुभव और सूचना कौशल विविध है ना। तो दोनों तथ्य जो मुझे लग रहा है वो सही है, तो इसमें सही कोई है, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन, वर्चुअल एथनोग्राफिक इज ऑल्सो नोन एज, है ना। कई लोग इसे वेबनोग्राफी टिक लगा कर आए हैं, है ना, वर्चुनोग्राफी भी टिक लगा कर आए हैं, तो वर्तनोग्राफी तो है ही नहीं। इसे क्या कहा जाता है, नेटनोग्राफी, ठीक है। जो जिन्होंने नेटनोग्राफी टिक किया होगा उसका सही आंसर होगा, इसे ऑनलाइन एथनोग्राफी भी कहते हैं और साइबर एथनोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पे। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एस कवाले के अनुसार साक्षात्कार प्रक्रिया के घटनाक्रम अनुसार 7 चरण होते हैं, उसे आपको अरेंज करना है। तो 7 चरण जो अरेंज कर लें बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला होता है विषय परक वस्तु बनाना, ठीक है, अर्थात थीमेटाइजिंग, ठीक है। तो डी पहले देख लीजिए किसी में है, तो डी केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में ही।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देख लो। सी में क्या है भाई, सी में वेरीफाइंग है। जी में क्या है, तो जी में इंटरव्यूइंग है। एफ में क्या है, ट्रांसक्राइबिंग है। ई में क्या है, एनालाइजिंग है। बी में क्या है, वेरीफाइंग है। और ए में क्या है, रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो ये स्टेप्स इनके द्वारा बताया गया है इंटरव्यू के लिए एस कवाले के द्वारा। तो याद रखिएगा, आगे हो सकता है पूछा जाए। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु आइडेंटिफाई केस स्टडीज एन, है ना, जिन्होंने केस स्टडी को आंतरिक सहायक और सामूहिक रूप में पहचाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.ई. स्टेक। ठीक है, तो जिन्होंने ये लगाया होगा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। अ क्वेश्चन आर विच प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज एंड अलाउ द रिस्पोंडेंट टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ चॉइस फ्रॉम द लिस्ट। एक प्रश्नावली जो सूची से किसी भी संख्या में विकल्पों का चयन करने के लिए संभावित प्रतिक्रियाओं की एक सूची प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजित प्रश्नावली, बहुखंडीय मापन प्रश्नावली, बहुखंडीय संरचनात्मक प्रश्नावली और बहुखंडीय द्विविभाजित प्रश्नावली। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, बहुखंडीय विभाजित द्विविभाजित प्रश्नावली। ठीक है, मल्टीपल डाइकोटोमस क्वेश्चन आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन बोलता है नो सिंगल लाइब्रेरी सेल्फ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल द डिमांड ऑफ द यूजर। रीजन कहता है टू ज्वाइन वेरियस कंसोर्सिया इन नीड ऑफ द डे। तो 91 का बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो जिन्होंने लगाया होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, वो सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। नेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द फर्स्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ सबसे पहली बार रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सृजित किया गया था। ये है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो जिन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टिक किया होगा उनके लिए बिल्कुल सही आंसर है और वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सामुदायिक सूचना सेवा में किस प्रकार का पुस्तकालय शामिल है? ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट लाइब्रेरी। तो ऑप्शन ए है एकेडमिक लाइब्रेरी, अकादमिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, शासकीय पुस्तकालय और कॉर्पोरेट पुस्तकालय। तो पब्लिक लाइब्रेरी, थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करते हैं, जो नहीं पढ़े हैं डिटेल जानते नहीं होंगे, वो समुदाय से समझकर सामुदायिक में केवल और केवल सार्वजनिक होता है ना। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पे। 94 नंबर का क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द चेंजिंग नीड ऑफ द यूजर। पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए सूचना साहित्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जा सकता है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की बदली जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। रीजन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी डिजाइन टू नो द चार्जिंग इंफॉर्मेशन डिमांड ऑफ यूजर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सूचना साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय समय पर मूल संगठन के उपयोगकर्ताओं की चार्जिंग सूचना मांगों को जानने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ये क्या है? असर्शन है और रीजन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, व्यापम के आंसर की का हम वेट करेंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे, बाकी का तो 100% सही हो सकता है। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब स्पेशल लाइब्रेरी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष पुस्तकालय का वर्णन करता है? शैक्षणिक सामग्री के बजाय सूचनात्मक सामग्री के संचालन पर जोर देता हो। ठीक है, संग्रह विषय क्षेत्र द्वारा सीमित हो, सेवा मूल संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाती हो, कोई भी पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है। तो डी आप जानते हैं, डी इससे रिलेटेड है नहीं, है ना। ए बी सी सही हो सकता है क्योंकि स्पेशल पर्सन को टारगेट करके स्पेशल लाइब्रेरी बनाया जाता है और बाकी तीन भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो एक को हटा दो डी को, उसके बाद जो बचा उसका सही आंसर होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 का। 96 एज पर द 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी किसी को पता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ठीक है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में मुझे ट्रेनिंग करने का अवसर मिला। मैं वहाँ INB बनाने का कार्य करता था। तो ये दोनों जो लाइब्रेरी हैं इससे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फंड प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन और कहीं प्रीवियस पेपर में मैंने देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए एंड बी आर करेक्ट, है ना।
ये दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फंड करता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आगे आपको सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का डिटेल मिलेगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। SLA इज एन एसोसिएशन ऑफ। SLA क्या है भाई? SLA का पूरा नाम जिनको पता होगा वो सही आंसर ऐसे ही लगा लेंगे। ऑप्शन ए दिया है स्कूल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी दिया है पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी दिया है कॉलेज लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी दिया है स्पेशल लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर होगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरा नाम होता है, अर्थात ये एक स्पेशल लाइब्रेरी है जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जॉन कॉटन डेना के द्वारा। कब किया गया था? तो 1909 में। ये भी याद रखना, हो सकता है ये भी क्वेश्चन मैं आपको शायद छत्तीसगढ़ सेट के जो, शायद नहीं बोलता, कंफर्म छत्तीसगढ़ सेट के प्रीवियस ईयर के जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर फाउंड इन रामपुर रजा लाइब्रेरी विच आर दोज लैंग्वेज, है ना। रामपुर रजा पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की बड़ी संख्याओं में पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं, वे कौन सी भाषाएं में हैं? तो अगर इसका किसी को सही आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद रखिएगा एक अरेबिक है, एक संस्कृत और एक उर्दू है। ADE कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 98 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी कमिटी? किसी को पता है भाई कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी के, है ना, कौन समिति के सचिव कौन होते हैं? किसी को पता है? तो समिति के सचिव कौन होते हैं? लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है। आप भी भविष्य के भावी लाइब्रेरियन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप भी लाइब्रेरी साइंस में एक बहुत अच्छा छाप छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है हमारे लाइब्रेरी लेजिग्नेशन से, पुस्तकालय अधिनियम से। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले, है ना, गोवा, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान और सबसे लास्ट में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो लास्ट देख लो भाई कौन आया? 2008 में छत्तीसगढ़ आया। तो जहाँ पर लास्ट में छत्तीसगढ़ दिख रहा है उसको आप आंसर लगा दो। तो आंसर में एक छत्तीसगढ़ बी एक ही ऑप्शन में, बाकी सब में डी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमने 1 से लेकर पूरे 100 तक पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जब भी फाइनल आंसर की आता है मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो फिर से बनाऊं आप सभी के लिए कि कौन कौन क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है, किस किस क्वेश्चन पर क्लेम हो सकता है, इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पूरा 100 क्वेश्चन चेक कर लिए हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। इस हिसाब से मैं कटअप डिसाइड कर पाऊंगा और एक टेंटेटिव कटअप भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। ST SC OBC जनरल सब के कैटेगरी का कटअप एक ठो टेंटेटिव लेकर मैं आऊँगा। उस टेंटेटिव कटअप से हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं और कितने कटअप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना नंबर मुझे भेजना चाहो तो भेज सकते हो मेरे ईमेल के थ्रू भी, ठीक है। तो आप सभी मित्र साथियों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने वीडियो देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पे, एक नई शुरुआत पे। अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी पूरा सागर बचा हुआ है। अगस्त वाले आपका जो नेट होने वाला है उसके लिए भी मैं बहुत सारी तैयारी करवाऊँगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।